फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे हैं हम। टॉपिक है आज का झील, लेक्स। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन, झीलें स्थल पर स्थिर जल के अस्थायी स्थल रूप होती हैं। स्थल पर होती हैं, पहली चीज ये याद रखनी है। स्थिर जल अगर बहेगा तो फिर वो झील नहीं कहलाएगी, स्थिर जल। अस्थायी इसलिए अगली लाइन में लिखा कि झीलें बनती हैं, विकसित होती हैं, धीरे धीरे तलछट से भरकर दलदल में बदल जाती हैं तथा उत्थान होने पर समीपी स्थल के बराबर हो जाती हैं। इसका मतलब जो आज झीलें हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा झीलें रहेंगी, एक न एक दिन क्या होगी, अपने समीपी स्थल के बराबर हो जाएगी, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा यहाँ कभी झील थी। इतना समझ में आ गया? तो इसलिए झीलें स्थल पर स्थिर जल के अस्थायी स्थल रूप होती हैं, झीलें बनती हैं, विकसित होती हैं, धीरे धीरे तलछट से बढ़कर दलदल में बदल जाती हैं तथा उत्थान होने पर समीपी स्थल के बराबर हो जाती हैं। झीलों को फिर अब बनावट, दूसरा स्थिति, तीसरा जल के स्वभाव और चौथा उत्पत्ति के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। कि हमने 4 बार डिवीजन करना है इसका। पहली बार में हम करेंगे बनावट के आधार पर। किसके आधार पर? बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर पहली झील जो हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक झील यानी नेचुरल लेक। भूगर्भिक हलचलों एवं धरातल के बहिर्जात बलों। भूगर्भिक हलचल मैंने बता रखी हैं क्या होती हैं, जैसे हर्सिनियन हलचल, कैलिडोनियन हलचल, ये हलचलें पड़ी है ना। भूगर्भिक हलचलों एवं धरातल के बहिर्जात यानी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, बहिर्जात बलों से उत्पन्न झीलों को प्राकृतिक झील कहा जाता है। उल्टा पढ़ा करें फिर कि प्राकृतिक झील किन्हें कहा जाता है, फिर दोबारा आंसर देना आपने। भूगर्भिक हलचलों और धरातल के बहिर्जात बलों से उत्पन्न झीलों को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक झीलें कहा जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स, 5 ग्रेट लेक्स पता है आपको? नॉर्थ अमेरिका में 5 ग्रेट लेक्स हैं। पहली है सुपीरियर, दूसरी है मिशिगन, तीसरी है हुरॉन, चौथी है इरी, पांचवी है ओंटारियो। कौन कौन सी है? सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, इरी, ओंटारियो। सुपीरियर जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी? सुपीरियर। सुपीरियर से यह क्वेश्चन बनता है। मिशिगन से यह क्वेश्चन बनता है कि ये 5 महान झीलें जो हैं, इनमें से 4 झीलों को क्या करता है, कुछ आधा पार्ट कनाडा का है, कुछ भाग किसका? यूएसए का है, लेकिन एक झील पूरी यूएसए में पड़ती है। वो झील कौन सी है? मिशिगन। ठीक है, फिर अगली झील आती है हुरॉन। हुरॉन से क्वेश्चन बनता है कि सुपीरियर और हुरॉन के बीच में एक कैनाल है, वो कौन सी है? शू कैनाल। कौन सी कैनाल है? शू कैनाल। फिर इरी और ओंटारियो। फिर बनता है इरी और ओंटारियो के बीच में नायग्रा फॉल। नायग्रा फॉल किन 2 लेक्स के बीच में है? इरी और ओंटारियो के बीच में। ये समझ में आ गया? तो 5 महान झीलें याद करनी है आपने, कौन सी? सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, इरी और ओंटारियो। ठीक है। अफ्रीका की न्यासा पड़ी है, मैंने मैप में दिखा रखी। टंगानिका, विक्टोरिया। इसमें न्यासा में कितने देश टच करते हैं अफ्रीका के, ये भी करा रखा है पहले। टंगानिका में कितने देश टच करते हैं, ये भी करा रखा है। विक्टोरिया में कितने देश टच करते हैं? तो 3 देश हैं विक्टोरिया में। कौन कौन से? युगांडा, केनिया और तंजानिया। युगांडा, केनिया, तंजानिया के बीच में कौन है? विक्टोरिया लेक है। और विक्टोरिया लेक के बीच में से नहीं बोलेंगे, लेकिन 0 डिग्री इक्वेटर जाती है विक्टोरिया लेक से होते हुए। 0 डिग्री इक्वेटर पर अवस्थित लेक कौन सी है? विक्टोरिया। आदि झीलें। भारतीय उपमहाद्वीप की डल झील। डल कहाँ है? कश्मीर। वुलर। वुलर से क्वेश्चन आता है। ऑक्सबो लेक का उदाहरण है। गोखुर झील का उदाहरण है। झेलम नदी के छोड़े हुए रास्ते पर है। मानसरोवर लेक, ये पता है आपको। राकसताल, ये पता है। राक्षसताल भी बोलते थे, मैंने कहा कभी हम राकसताल बोलते हैं उसको। कौन सी नदी निकलती है इसके अगल बगल से? बताओ भाई। 3 नदियां बाहर से आती हैं हमारे देश में। एक आती है इंडस, एक आती है सतलुज, एक आती है ब्रह्मपुत्र। 3 नदियां आती हैं बाहर से। तो राकसताल तो तिब्बत में है, कौन सी नदी आती है? सतलुज। और इसी के अगल बगल से, मानसरोवर राकसताल के अगल बगल से ही आपकी इंडस भी आती है, एक आपकी उधर ब्रह्मपुत्र भी जाती है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, आगे। अगला कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल लेक। अगली कौन सी है? कृत्रिम झील। भाई मानव निर्मित, मानव क्रिया द्वारा निर्मित झीलों को क्या बोलते हैं? कृत्रिम झीलों के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हूबर लेक,
फिर डैम बनाया अमेरिका ने, हूवर डैम बनाया, उसके पीछे क्या हो गया, रिजर्वायर जो होता है उसको लेक कहा जाता है, मैन मेड लेक है, बड़ा गजब का डैम है हूवर डैम। किस नदी पर है हूवर डैम? कोलोराडो नदी पर है, देखो तो चेक करो। और इस तरह का है वो, मतलब आर्क शेप में है। हूवर डैम जो है वो किस शेप में है? उसको सीधा नहीं बनाया गया, सीधा बनाते टूट जाता अब तक, इतना बड़ा रिजर्वायर है पीछे, उसको कैसे में दिया गया? आर्क शेप में बनाया गया उसको। जैसे हूवर डैम हो गया, जैसे ओनकाल हो गया, युगांडा में है ओनकाल, जैसे हाई स्वान हो गया इजिप्ट में, जैसे वोल्टा लेक, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, वोल्टा लेक ये किस देश में पड़ता है आपका? घाना में। घाना एक देश है अफ्रीका में, वहां पे एक लेक है मैन मेड लेक, कौन सी? वोल्टा। वोल्टा नदी भी है वहां पर, ठीक है, उस पर डैम बनाकर पीछे रिजर्वायर बनाकर उसी को वोल्टा लेक बोलते हैं। और वो मैप में भी दिखती है आपकी, जब आप मैप देख रहे होते हैं, दिख रही है। और इस घाना को गोल्ड कोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्ड कोस्ट बोलते हैं, सोने की रेत। पूरी रेत सोने की नहीं है, सोने के कण पाए जाते हैं वहां, ठीक है। और यहाँ के एक वो थे घाना के यूएन महासचिव थे, कोफी अन्नान। कौन थे? बहुत पहले की बात है, कोफी अन्नान यूएन महासचिव। कहाँ के कोफी अन्नान? कहाँ के थे? घाना के ही थे, ठीक है। भारत में भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध के पीछे भी है गोविंद सागर झील जो है, वो भी मैन मेड लेक है। और दिखाइए ऊपर। चंबल के पीछे गांधी सागर झील, राजस्थान की जयसमुद्र, जयसमंद, राजसमंद, समंद बोलते हैं समुद्र को, तो वहां जयसमंद बोलते हैं, हम लोग जयसमुद्र पढ़ रहे हैं। राजसमंद, राजसमुद्र, पिछौला, ये सब कैसी? मैन मेड लेक है। क्लियर हो गया? अगली आ जाइए। अब है भैया जल की प्रकृति के आधार पर। जल की प्रकृति कैसी होती है? खारा भी हो सकती है, मीठा भी हो सकती है ना। तो खारे जल की झील, जिन झीलों में बाहर से पानी आकर मिलता तो है किंतु निकलकर बाहर नहीं जाता है, वे प्राय खारी झीलें होती हैं। जैसे कैस्पियन सी, जैसे कैस्पियन सी, या खारे पानी लवणता 140 पर 1000। ये देखो परसेंटेज मत बोलना है इसको, ये क्या है? परसेंटेज नहीं बोलते इसको, पर 1000 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर 1000। मतलब इसका मतलब हो गया 140/1000, यानी 1000 ग्राम पानी जब हम लेंगे किसका? कैस्पियन सी का, तो उसमें 140 ग्राम नमक निकलेगा। कितना निकलेगा? 1000 ग्राम में अगर परसेंट होता तो अपॉन 100 होता, लेकिन क्योंकि दो वो लगा रखे हैं जीरो, इसका मतलब 1000 ग्राम में 140 ग्राम क्या? नमक है। तो भाई खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सी। क्या है? परसों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यूरोप की सबसे बड़ी जो नदी है वोल्गा, वो कहाँ गिरती है? कैस्पियन सी में गिरती है। और कैस्पियन सी को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यूपीएससी ने कैस्पियन डिप्रेशन से भी क्वेश्चन पूछा है। डिप्रेशन आ गया कैस्पियन सी में। अब आप बोलेंगे डिप्रेशन ये लेक में कैसे आ सकता है लेक, वो बोलते सी है। भाई मानवीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए ना लोगों ने क्या किया कि नदियों के पानी को मोड़ दिया, इधर मोड़ दिया, उधर मोड़ दिया, कृषि में प्रयुक्त कर दिया। किसी जमाने में जब मनुष्य जल का प्रयोग ज्यादा नहीं करता था तब तो पूरा पानी कहां गिरता था? कैस्पियन सी में गिरता था। लेकिन जब मनुष्य की जनसंख्या ज्यादा हो गई तो उसने इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में, जगह जगह क्या क्या पानी यूज किया, तो कहां से निकाला? नदी से। अब उन नदियों में पानी कम, अब कम पानी की आपूर्ति हो रही, किसको? कैस्पियन सी को, तो वहां पर भी डिप्रेशन मिलेगा। अराल सी, मैंने बताया था उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में एक अराल सी पड़ता है, उसको सीर दरिया, आमू दरिया कभी क्या करते थे? पोषित करते थे। उन्होंने नदियों के सारे पानी को क्या कर दिया? डाइवर्ट कर दिया। पानी पहुंच ही नहीं रहा, तो अराल सी सिकुड़ कर क्या हो गया? बहुत पतला हो गया, मतलब बहुत छोटे पार्ट में रह गया। कभी पूरे बड़े बड़े जहाज चलते थे उसमें पानी के, आज वो बड़े बड़े पानी के जहाज तैर रहे हैं, मतलब तैर रहे हैं कह रहा हूं मैं, रेत में पड़े हुए हो। तो कभी वीडियोस देखना, अराल सी का वीडियो देखना, कैस्पियन सी का वीडियो देखना, आपको खुद पता चलेगा कि पारिस्थितिकी संकट पैदा कर दिया किसने? मनुष्य ने। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सी है, विश्व की है। मैंने ये नहीं बोला कि विश्व की सबसे खारी झील, नहीं बोला मैंने क्या बोला? विश्व के खारे पानी की सबसे बड़ी झील।
लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड दैट इज कैस्पियन। जब मैं बोलूंगा कि सॉल्टिएस्ट लेक, सबसे खारी झील, तब उसका आंसर अलग होगा, उसका आंसर अलग होगा। पूरे विश्व की बोल रहा हूं वाली क्या। इसके उत्तरी भाग में यूराल व वोल्गा जैसी नदियां गिरती हैं। अब देखो आ गया ना, वोल्गा कहां गिरती है? कैस्पियन सी में। यूराल कहां गिरती है? कैस्पियन सी में गिरती है। और कोई भी हो, झील हो, सागर हो, महासागर हो, उनमें जो लवण होते हैं, लवण मतलब समझते हो, सॉल्ट, NaCl हो गया जो हम खाते हैं, नमक, नकल, NaCl है ना, या मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, जो भी उसमें सॉल्ट होंगे, उनका जो सोर्स होगा वो क्या होगा? नदियां। कौन लेके जाता है? नदियां लेके जाती हैं भाई सॉल्ट। और क्या होता है? इवापोरेशन हो रहा है, मतलब वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण हो रहा है, फिर एक चेंज, मतलब एक सर्किल बनता है, वो बादल बन रहा है। बादल कैसे बन रहा है कि नमक के ही पार्टिकल को न्यूक्लियस बनाकर क्या बन रहे हैं? बादल बन रहे हैं। वो बादल हवा के साथ उड़ रहे हैं, फिर वो वहां बारिश कर रहे हैं, फिर वहां से नदियां बाढ़ लेके आ रही है। जितना जमीन का जितना भी सॉल्ट है वो कहां लेके आ रही? सागर में। तो सॉल्ट तो वहीं रह जा रहा, और क्या हो रहा है? समझ रहे हो कि इतना खारा क्यों है जल? इसलिए है क्योंकि नदी लगातार सॉल्ट क्या कर रही है? दे रही है। किसको? सागरों को। सॉल्ट की मात्रा बढ़ती जाएगी। इसके उत्तरी भाग में बता दिया। इसके दक्षिणी भाग में काराबुगास की खाड़ी स्थित है। किसकी खाड़ी? काराबुगास की खाड़ी। ध्यातव्य है कि विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील क्रमशः डॉन जुआन पॉन्ड। अब ये नया पॉन्ड मिल गया अंटार्कटिका में। मैंने कभी बहुत पहले पढ़ते थे डेड सी की सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। फिर हमने पढ़ा कि टर्की में एक लेक है वान, क्या उसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। फिर बाद में फिर वो चेंज होता रहा। फिर हमने पढ़ा कि जिबूती में एक लेक असल, उसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। अब पता चल रहा कि डॉन जुआन पॉन्ड 440 ग्राम नमक निकलता है 1000 ग्राम में। कहां पर है? अंटार्कटिका में। कहां पर है? अंटार्कटिका में। अरे भाई, सी और लेक में अंतर होता है। इन लेकों को हमने, ये इतनी बड़ी है ना, सी तो बोल रहे हैं लेकिन ये सी नहीं है, ये लेक है अपने आप में। क्या है? सी, रेड सी है। ये मैं लिखा चुका हूं पहले कि सी जितने भी हैं सागर, उसमें सबसे ज्यादा खारा सागर जो लाल सागर है। क्या है? लाल सागर क्यों है? इधर से सऊदी अरब का अरेबियन पेनिनसुला हो गया, इधर क्या हो गया? अफ्रीका हो गया, सारा डेजर्ट हो गया। कोई नदी तो उसे पानी दे नहीं रही, ऊपर से वो बंद है। एक तरफ से थोड़ा सा खुला हुआ स्वेज कैनाल से, स्वेज कैनाल मिल रही कहां? भूमध्य सागर से। एक तरफ बबल मंडेव स्ट्रेट है, तो बंद सागर है ना, इसलिए खारा है वो रेड सी। ऊपर से उसमें एक शैवाल है जिसकी वजह से उसका रंग लाल दिखता है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कौन सा शैवाल है जिसकी वजह से वो लाल दिख रहा है, क्यों बोल रहे हैं उसको लाल सागर? तो आपने ढूंढना है, ये ढूंढिए। फिर क्या है? गेट वाले पॉन्ड, 433 ग्राम नमक निकल रहा है, इथियोपिया में है। फिर क्या है? रेटबा झील, 400 ग्राम नमक निकल रहा है 1000 ग्राम में, सेनेगल में है। सेनेगल भी अफ्रीकी देश है, इथियोपिया भी अफ्रीकी देश है। समझ में आ रहा है आपके? इसके अतिरिक्त अन्य खारे जल की झीलों में टर्की की वान झील, 330 ग्राम नमक निकलता है। मृत सागर, ये भी झील है, सागर बोल रहे हैं बट है क्या? झील, 238। यूएसए की ग्रेट सॉल्ट लेक, 220 ग्राम नमक निकल रहा है 1000 ग्राम में। समझ में आ गया? तो अब अगर आपसे बोलेगा कि सॉल्टिएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको अंटार्कटिका जाना पड़ेगा। और जो मैंने बताया कौन सा पॉन्ड? कौन सा पॉन्ड? डॉन जुआन पॉन्ड, उसको बोलना पड़ेगा आंसर। अगला, मीठे पानी की झील। स्थलीय स्रोत से निकले जल से निर्मित झील को ताजे मीठे पानी की झील कहते हैं। इस तरह की झील में जलापूर्ति तथा निकास दोनों की व्यवस्था पाई जाती है। इसी कारण नमक कभी संचित नहीं हो पाता, जैसे सुपीरियर, जैसे बैकॉल। ये डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है बैकॉल। कहां पर है? रूस में है। जैसे टिटिकाका, साउथ अमेरिका में है लेक टिटिकाका। ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। संसार की सबसे ऊंचाई पर स्थित ऐसी झील जिसमें नौ संचालन, नौ वहन होता है, लेक टिटिकाका। पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पर है। ये टिटिकाका कहाँ है? पेरू भी दक्षिण अमेरिकी देश है, लैटिन अमेरिकी देश है, और बोलीविया भी लैटिन अमेरिकी
देश है, ठीक है। नैनीताल, सात ताल, इससे परिचित हो आप, भीमताल, ये सब क्या है आपके ताजे पानी के। अब उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले वलन से निर्मित झील, वलन क्रिया से निर्मित अभिनतियों में जल भर जाने, मैंने आपको बताया था एंटीक्लाइन सिंक्लाइंस बताया था, अपनति अभिनति। वलन पड़ गया, वलन ऐसे पड़ता है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं एंटीक्लाइन, नीचे वाले को क्या बोलते हैं सिंक्लाइन। सिंक्लाइन में अगर पानी भर गया तो क्या बनेगी, झील बनेगी। एंटीक्लाइन से क्या बनते हैं, माउंटेन बनते हैं कि, और सिंक्लाइन से क्या बनते हैं, झीलें, सागर वगैरह बनते हैं, है ना। तो वलन क्रिया से निर्मित अभिनतियों में जल भर जाने से निर्मित झील को वलन झील कहते हैं। जैसे एडवर्ड झील, अफ्रीका की कौन सी झील, एडवर्ड झील। जेनेवा लेक, स्विट्जरलैंड की बेस्ट एग्जाम्पल। उसके बाद है भ्रंशन द्वारा निर्मित झील। भ्रंश समझते हैं, फॉल्ट पड़ गया, रिफ्ट पड़ गया, वहां पे पानी भर गया। सीधे एग्जाम्पल दे रहा कि भ्रंश पड़ा, उसमें पानी भरा। सैन एंड्रियाज और क्रिस्टल लेक्स, यूएसए की बेस्ट एग्जाम्पल। सैन एंड्रियाज लेक और क्रिस्टल लेक क्या है, यूएसए की जो झीलें हैं, भ्रंशन द्वारा निर्मित झीलों के उदाहरण है। अगला दरार घाटी झील, रिफ्ट वैली वाली। अब अफ्रीका में अगर आप जाओगे तो मैंने कहा था ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट फट रहा है, टुकड़ा अलग हो रहा है उसका एक, तो पूरा इथियोपिया से स्टार्ट हो जा रहा है और रिफ्ट, और वो नीचे तक जा रहा है। तो लंबी लंबी लेक्स बताई थी मैंने, एक एक 1,500 किलोमीटर लंबी लेक्स है, चौड़ाई 90 किलोमीटर 80 किलोमीटर, और उनमें क्या है जल भरा हुआ है। तो रिफ्ट घाटी वाली झीलों के बेस्ट एग्जांपल क्या है, टंगानिका अफ्रीका में मिलेगी आपको। और ऊपर कीजिए भाई, न्यासा, कौन सी, न्यासा। मृत सागर इजराइल जॉर्डन की बॉर्डर पर है। ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए में है। ये कैसी है, रिफ्ट वाली, ठीक है। भ्रंश वाली ऊपर हमने पढ़ी, रिफ्ट वाली। क्रेटर लेक, ज्वालामुखी के क्रेटर में जल भर जाने से निर्मित झील को क्रेटर झील कहा जाता है। विक्टोरिया झील, अफ्रीका टिटिकाका झील, एंडीज पर्वत, यूएसए के ओरेगन प्रांत के क्रेटर लेक, तथा लुनार झील महाराष्ट्र में। लेकिन लुनार वाली जो है वो उल्का पिंड से खड्डा बना है, उस पे पानी भरने से क्या बना है, झील बनी है। बाकी ज्वालामुखी के मुंह या जो कैल्डेरा में पानी भर जाने से जो झील बनती है उनको क्या बोलते हैं, क्रेटर लेक बोलते हैं। कोई उल्का पिंड अगर धरती पर गिर जाए, खड्डा हो जाए, तो उसको भी क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। हिमानी यानी ग्लेशियल, है ना, ग्लेशियर द्वारा निर्मित झील कौन सी है, दिखाओ भाई, साफ करो इसे। प्लिस्टोसीन युग में संपन्न हिमानी विस्तार की क्रिया के परिणाम स्वरूप विश्व के अनेक भागों में ऐसी झीलों का निर्माण हुआ जिनको हिमानी निर्मित झीलों के अंतर्गत रखा जाता है। बड़े बड़े भाई आइस एज आया, क्या आया, आइस एज आया, अरबों खरबों टन के ग्लेशियर बने, वो पिघले, अपने साथ ले गए, बताया था मैंने। तो उनसे जो ताजे पानी की झीलें बनी, जैसे एग्जाम्पल क्या है इसके, इनके निम्नलिखित उपवर्ग हैं। उपवर्ग बता रहा है, हिमोड़ निर्मित झीलें। हिमोड़ मैंने बताया था, मोरेन को बताया था मैंने कि ग्लेशियर के सबसे आगे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मोरेन बोलते हैं। उत्तरी अमेरिका की जो महान झीलें हैं, विनीपेग झील कनाडा में है, ग्रेट बियर लेक, अच्छा ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, विनीपेग, ये सही क्रम है ऊपर से नीचे कनाडा का। एक रेनडियर झील भी है बीच में। कौन कौन सी, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, लेक अथाबास्का लेक, विनीपेग, है ना। तो वो विनीपेग झील कनाडा में, ग्रेट बियर लेक कनाडा में, ओकानागर कुटेने और एरो झील ब्रिटिश कोलंबिया में आदि। अगली है हिमावरोधी झीलें, जैसे मार्जेल नसी स्विट्जरलैंड की। हिम के अवरोध से कई बार क्या होता है, हिम अवरोध, बड़ा ग्लेशियर अवरोध आ गया और पीछे क्या बन गई, लेक बन गई। ऐसी झीलों को क्या बोलेंगे, हिमावरोधी झीलें। तो मार्जेल सी जो है वो कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। जिस दिन ग्लोबल वार्मिंग होगी वो बर्फ पिघलेगी, वो झील भी खत्म हो जाएगी। अगला है हिमानी अपरदन द्वारा निर्मित झीलें, जैसे टार्न, शर्क झीलें, काक झीलें, ग्लिंट लेक्स आदि। अगली है झील वाटिका, गार्डन ऑफ लेक्स, जहां पर हिमानी निर्मित छोटी छोटी झीलें सैकड़ों की संख्या में समूह में पाई जाती हैं, उन झीलों झील वाटिका कहते हैं। फिनलैंड, फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है, 1000 लेक्स, लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। हजारों झीलें हैं और अंगुलियाकार है। अंगुलियाकार का मतलब जैसे ये इस तरह की,
ऐसा लगता है उंगलियों के आकार की, इतनी छोटी नहीं, ऊपर से सैटेलाइट से देखने पर आपको ऐसी लगेगी, उंगली आकार झीलें हैं। और इनमें सबसे बड़ी झील जो फिनलैंड की, उसका नाम है साइमा। क्या नाम है? साइमा। ठीक है। उसके बाद आती है थर्मोकास झील। परिहिमानी क्षेत्रों में जब धरातलीय सतह के नीचे परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट समझते हैं, ठंडे इलाकों में एक बड़ी समस्या परमाफ्रॉस्ट की, जमीन आपको लगेगी बहुत कैसी है, मजबूत जमीन है, आपने उसमें रेल बिछा दी, पटरी बिछा दी। अब जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुआ या सूर्य की किरणें पड़ी, जब ऐसा होता है ना, जब ठंड है तब तो बढ़िया रहेगी जमीन, जैसे ही आप सूर्य उत्तरायण होगा, मानो उत्तरी गोलार्ध में है वो जगह परमाफ्रॉस्ट वाली, दलदल बन जाएगा वहां। क्या बन जाएगा? अपनी रेल की पटरी ढूंढने जाओगे और रेल चल पड़ी तो दुर्घटना निश्चित है। तो परमाफ्रॉस्ट की समस्या ये है। परमाफ्रॉस्ट मतलब जमीन के अंदर भी तो पानी है, वो भी जम जाता है, दैट इज परमाफ्रॉस्ट। मिट्टी के कणों के अंदर पानी जो है वो भी जम गया, जमीन मजबूत लग रही है बट नहीं है, दलदल है। और जब सूर्य उत्तरायण हो गए, जब आप जा रहे हो तो उस दलदल में फंस जा रहे हो। कभी रूस और फिनलैंड की बॉर्डर पर जाना, इतना बड़ा दलदल है कि दो देशों के बीच की सीमा है वहां पर, दलदली। समझ में आया? तो धरातलीय सतह के नीचे परमाफ्रॉस्ट की हिम पिघल जाती है आगे, और धरातलीय सतह धंस जाती है, और इस प्रकार निर्मित गड्ढों में जल भर जाने से निर्मित झीलों को थर्मोकास्ट झील कहा जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद गोखुर झील, ऑक्सबो लेक, गाय के खुर के आकार की होती है इसलिए गोखुर बोलते हैं। हमेशा नदी के छोड़े हुए रास्ते पर होगी। नदी जब मुड़ती है उसको मियंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कई बार नदी अपना रास्ता बदल देती है, वो मियंडर जो था वो छूट गया, गाय के खुर के आकार का मियंडर जो था वो क्या हो गया, उसमें पानी भर गया, नदी यहां से आ गई, तो वो झील वैसी की वैसी रह गई, तो उसको क्या बोलेंगे? गोखुर झील। मैदान में प्रवेश करने से पूर्व मैदान में प्रवेश के समय प्रौढ़ावस्था जब नदी की आती है, में नदियां अपने क्षैतिज अपरदन द्वारा बड़े बड़े मोड़ों से होकर प्रवाहित होती है। इन मोड़ों को नदी विसर्प या मेंढर कहा जाता है। इन विसर्पों में जल भर जाने से निर्मित झीलों को गोखुर या चापाकार झीलों की संज्ञा प्रदान की जाती है, जैसे उत्तर भारत की मैदानी झील। क्लियर हो गया? उसके बाद जलोढ़ पंख झील, एलुवियल फैन, ये तो पता है आपको। थोड़ा इस प्रकार की झीलों का निर्माण जलोढ़ पंख द्वारा जब नदी अवरुद्ध हो जाती है तो उसके अवशिष्ट भाग से निर्मित होता है, जैसे ओवेंस झील, पूर्वी कैलिफोर्निया। बेस्ट एग्जांपल जो है कौन सी? ओवेंस लेक। थोड़ा और साफ, पहले ही किसी महान पुरुष ने मतलब इतना साफ फोटो खींचा हुआ, ऊपर से क्या हो रहा है? डेल्टा झील, डेल्टाई भाग में नदियां कई जल वितरिकाओं में, यानी डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। जैसे ट्रिब्यूटरीज होती हैं, अभी जब नदी लास्ट में गिरेगी तो डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाएंगी उसकी। तो डेल्टाई भाग में नदियां कई जल वितरिकाओं से होकर प्रवाहित होती हैं। दो शाखाओं के बीच स्थिर डेल्टा वाले भाग के बीच में निम्न स्थान पर जल एकत्र होकर झील का निर्माण करती है, जैसे कोलेरू लेक। ये आईएएस का क्वेश्चन है कि कोलेरू लेक किन दो नदियों के डेल्टाओं, कृष्णा और गोदावरी के बीच में जो डेल्टा, उसके बीच में कौन है? कोलेरू लेक है। ठीक है, आगे और क्या है? पोंचेस्ट्रियन लेक कहां पर है? मिसिसिपी डेल्टा में है। माहे झील नील नदी के डेल्टा पर है। मैरीगॉड झील नाइजर नदी के डेल्टा पर है। ये एग्जाम्पल याद करने हैं आपने, मेन क्या है, और इनको कोशिश करना कि अगर अपने मोबाइल पर देख सको इन झीलों को तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद क्या है? भूकंप निर्मित झीलें। भूकंप निर्मित झीलों में जैसे टेनेसी एवं रीलफुल घाटी झील यूएसए में पड़ती है, ऐसे ही अवनमन कुंड झील, प्लंग पूल लेक, बड़ा इंपॉर्टेंट, यूपीएससी का क्वेश्चन रहा कभी। प्लंग पूल लेक किसे कहा जाता है? नदियों के मार्ग में बड़े बड़े जलप्रपातों के निचले भाग में निर्मित गहरे गड्ढों को अवनमन कुंड कहते हैं। इन कुंडों में जल भर जाने से अवनमन कुंड झील का निर्माण होता है, प्लंग पूल।
मुझे दीजिए तो, क्या पता यहाँ से सही हो। ये फोटो किसने खींची भाई, पहले ये बताओ। फिर है संरचनात्मक झील, स्ट्रक्चरल लेक। जब नदी के जलमार्ग में कठोर चट्टानें आ जाती हैं तो उनका अपरदन कम हो जाता है, परंतु कोमल शैलों का अपरदन अधिक होता है। परिणाम स्वरूप कठोर शैलों के पीछे नदी का जल अवरुद्ध हो जाता है तथा अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है, जिसे संरचनात्मक झील कहते हैं। माना भाई यही है, ये फर्श है, यहाँ से नदी जा रही है, यहाँ पर वाला जो पार्ट है वो तो है कैसा, सॉफ्ट रॉक है, और जो आगे हार्ड रॉक है। अब क्या हुआ कि नदी ने यहाँ तो काट दिया, यहाँ तो खड्डा बना दिया, आगे वाले को नहीं बना पाई। तो ये जो खड्डा बना ना, इस खड्डे में जो पानी भरेगा उसको बोलेंगे आप कौन सा, हाँ संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल लेक। इसमें मेन जो है वो नदी की घिसावट का काम है। नदी कितना घिसती है किसको, सॉफ्ट रॉक। आगे खत्म हो गया ये, लेकिन इसके मैं कल बॉक्स कराऊंगा आपको पूरे। बॉक्स में मेन जो इसका है वो बॉक्स में है। ये खत्म हो गया, अरे मैं भूल गया कि फोन मेरे पास है। चलो कल द्वीप भी करेंगे, और ये विश्व की महत्वपूर्ण झीलें, कल एटलस लेके आना, एटलस में दिखाऊंगा मैं सारी झीलें आपको, ठीक है। बंद कीजिए भाई।